नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का टाइटल है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। जानते हैं क्या कुछ था भारत छोड़ो आंदोलन, क्या थी उस समय की परिस्थितियां जिस समय भारत में भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ा था। क्या था आंदोलन का वो अंतिम चरण जिसके अंदर गांधी जी को कहना पड़ा कि करो या मरो। मेरे प्यारे साथियों, इन सारी बातों को आपको समझाने के लिए हम आपको एक एक करके सारी बातें जो पड़ाव दर पड़ाव हैं उन्हें अंत तक समझाने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट का टाइम पीरियड 1942 था, यानी कि 1942 के अंदर भारत में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और कुछ फैक्चुअल डेटा भी हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होता है कि इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है और इसे महात्मा गांधी जी के द्वारा 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। क्विट इंडिया गांधी जी के द्वारा दिया गया एक स्लोगन था जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था करो या फिर मरो। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, वो क्या थी कहानी जिसकी वजह से भारत उस समय मजबूर हुआ, या भारत के मतलब जो क्रांतिकारी थे वो उस समय मजबूर हुए कि अब हमें करो या मरो जैसा कोई काम करना पड़ेगा। यानी लोगों को इस हद तक मोटिवेट करना पड़ेगा कि हमें आजादी के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, वो कहानी क्या थी, कैसा हुआ, तो मैं आपको ये एक एक करके सारी बातें आपको बताने का इस सेशन में प्रयास करूंगा। मेरा नाम है अंकित अवस्थी। आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करें, 10% का डिस्काउंट आपको वहां पर प्राप्त होता है। आप चाहे तैयारी करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी की प्राइसेस हाइक होने वाली हैं आज से मेरे प्यारे साथियों, 31 से। तो आइकॉनिक जो प्लान है हमारा, आइकॉनिक यूपीएससी के अंदर, उस प्लान के अंतर्गत फीस जो है वो बढ़ जाएंगी। आपको पर्सनल मेंटर अगर तैयारी के अंदर चाहिए हो तो आप इस प्लान का यूज कर सकते हैं। दूसरा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इनकी भी प्राइसेस आज बढ़ने वाली हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इस कैटेगरी के अंदर भी तैयारी कर रहे हैं तो प्राइस बढ़ने से पहले आप सब्सक्रिप्शन लेते समय आज ही सब्सक्रिप्शन ले लें और अंकित 10 एज ए कोड यूज करें, जिससे कि आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है। और जितनी भी क्लासेस वहां पर किसी भी एडुकेटर की उपलब्ध हैं वो सारी मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग माई, मैं जहां पर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूं यूपीएससी में, साइंस चल रही है आप लोगों की एसएससी के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ा हुआ जो कंटेंट है वो आप लोगों की फाइल में मैं अपडेट कर देता हूं, ये लीजिए, ताकि आप इस थ्योरी को और इवन क्विट इंडिया मूवमेंट से बाद तक का जो भी फेज है वो आप लोगों को उपलब्ध हो जाए। लीजिए साथियों, मैं आपके साथ में इसे शेयर कर दे रहा हूं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, परीक्षा में बहुत ज्यादा इससे पूछा जाता है, सवाल वगैरह पूछे जाते हैं। तो आइए हम बताना चाहेंगे आपको क्या कुछ हुआ था। मैंने आपके लिए पूरा थ्योरी यहां पर अरेंज कर दिया है, उम्मीद है आप लोगों के लिए काम आ जाएगा। चलिए साथियों, मैंने जैसा आपसे कहा, कांग्रेस वर्किंग ग्रुप की बैठक थी, 8 अगस्त 1942 की बात थी। ठीक है ना। सुमन पारिक बेटा वही चल रहा है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो वही सब चल रहा है। तुम्हें पता भी है कि मॉडर्न हिस्ट्री में होता क्या है, वही सब चल रहा है बेटा, है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, बात थी 8 अगस्त 1942 की। कांग्रेस वर्किंग ग्रुप, जैसे कि आप सीडब्ल्यूजी जिसे कहते हैं, उसकी बैठक थी, सीडब्ल्यूजी की बैठक थी। तो उस बैठक के अंतर्गत गवालिया टैंक नामक स्थान पर यह मीटिंग हुई और यह निर्णय लिया गया कि हम लोग, अब वो समय आ गया है जिस समय पर अंग्रेजों को भगाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ये परिस्थितियां क्यों बनी थी, तो इसके पीछे कारण दिया गया था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स असल में एक युद्ध में फंसे हुए थे जिसको आप सभी जानते हैं। 20 साल बाद, यानी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1939 से लेकर के 45 के बीच चला जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, उसी के कहीं बीचों बीच यानी 1942 में इसकी स्थिति यूं ही संयोग नहीं था कि ये इसी समय पर सेलेक्ट किया गया था। कारण ये है मेरे प्यारे साथियों, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब जहां एक तरफ अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूके एक तरफ थे, वहीं दूसरी तरफ मेरे प्यारे साथियों जर्मनी, जापान, इटली ये एक तरफ थे। यहीं पर जापान जो है वो इतना एग्रेसिव था कि वो अटैक करता हुआ भारत के पूर्वोत्तर भारत तक आ चुका था, यानी कि म्यांमार वाला क्षेत्र कब्जा करते हुए सिंगापुर में उसी समय पर भारत छोड़ो, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व के अंदर मेरे प्यारे साथियों आजाद हिंद फौज का गठन हो रहा था। ये सारे कारनामे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के ही थे। भारत के अंतर्गत जो पूर्वोत्तर भारत है
उसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, आप लोगों का नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये वो क्षेत्र थे जिन्हें प्रोन मारा जा रहा था कि जो भी मतलब यहां से आने वाली जो सेना है, जो जापानी सेना है, वो इंडिया पर आक्रमण करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि जापान इंडिया पर आक्रमण करने की सोच क्यों रहा था और आक्रमण करने के लिए आजाद हिंद फौज का उपयोग करने के बारे में क्यों सोच रहा था। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जापान का मेजर मोटिव यहां पर आप लोगों के अटैक करना नहीं, पर आप लोगों के यहां पर अटैक करना नहीं था। असल में उसका मेजर मोटिव तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंडिया पर शासन कर रहे थे, उनसे युद्ध करना था। तो ये वो सही समय समझा गया था कि ब्रिटिशर्स को अगर हराना है तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहां पर माहौल बना दो जिससे ब्रिटिशर्स की जो नींव है वो कमजोर हो जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ब्रिटिशर्स को कमजोर करने के लिए इंडिया में उनके खिलाफ पूरा माहौल बना दो जिससे ब्रिटिशर्स की नींव यहां कमजोर हो जाएगी और वो भारत छोड़ करके भाग जाएंगे। क्योंकि एक तरफ उनके ऊपर दबाव पड़ रहा होगा किसका, मतलब जापानी हुकूमत से मतलब लड़ाई करने का, और दूसरी तरफ जहां पर उनका शासन है वहां पर ही अगर उनका विरोध होगा तो ऐसी स्थिति में यह संभव है कि ब्रिटिशर्स भारत छोड़ करके भाग जाएं। इसी दबाव बनाने की टैक्टिक्स के तहत मेरे प्यारे साथियों जो मेजर प्रयास किया गया वो दबाव बनाने का ही था, और इस दबाव बनाने की टैक्टिक्स के तहत ही मेरे प्यारे साथियों परिणाम ये निकल करके आया। क्या निकल करके आया कि साहब भारत के अंदर दबाव बनने की रणनीति को आजाद हिंद, क्या बोलते हैं इसको, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से समय दिया गया और पहचान दी गई। तो 9 तारीख को मेरे प्यारे साथियों गवालिया टैंक से रेजोल्यूशन 8 तारीख को पास हुआ और 9 तारीख को ये कार्यक्रम आंदोलन को आयोजित कर दिया गया। अब सवाल बनता है कि इसमें मांगे क्या की गई थी, मतलब क्या था, करना क्या चाहते थे। तो गांधी जी ने कहा कि भैया हम लोग चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स यहां से इमीडिएटली भाग जाए, यानी कि हमारा टारगेट है कि इमीडिएट एंड हो जाए ब्रिटिश रूल का, तुरंत ब्रिटिशर्स यहां से बाहर। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या बोले, यहां पर हम ये चाहते हैं कि जितने भी प्रकार की वो ताकतें हैं जो कि साम्राज्यवादी हों या फिर ऐसी ताकतें जो कि केवल और केवल तानाशाही चलाती हों, उनका पूर्ण विरोध किया जाए। आप लोगों को गांधी जी के आंदोलन से एक बात और समझ लेनी चाहिए, और वो क्या है, गांधी जी का आंदोलन ये तय था। आप में से कई विद्यार्थी ये भी पूछ सकते हैं कि उस समय फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि गांधी जी ने अपना समर्थन, भाई जब ब्रिटिशर्स को भगाना था, हम ब्रिटिशर्स से परेशान थे, तो फिर अपना समर्थन इस सेना को क्यों नहीं दे दिया, आजाद हिंद फौज को क्यों नहीं दे दिया, या फिर ये समझ लिया जाए कि जो जापान था, जर्मनी था, इटली था, इसके साथ गांधी जी क्यों नहीं हो लिए, कह देते उनसे कि भाई अंग्रेजों को भगाओ यहां से और हम आपके साथ हैं, हम अंग्रेजों को यहां से मारेंगे, आप वहां मारिए। गांधी जी ने इस पूरे रास्ते में ऐसा कार्य क्यों नहीं किया, ये बहुत बड़ा समझदारी का प्रश्न है। गांधी जी कहते थे कि ये दोनों ही दुनिया के लिए खराब है। देखिए बहुत अच्छे से इस बात को समझना आवश्यक है, और ये आपके मन में भी सवाल आएगा कि भाई ऐसा क्या था, एक तरफ हमारा दुश्मन ब्रिटेन था, अगर दुश्मन ब्रिटेन था तो ब्रिटेन को भगाना था, तो क्यों नहीं हमने दूसरी तरफ से जो दूसरी टीम खेल रही थी जर्मनी, उसका समर्थन कर दिया। ये तो अपने आप हावी होकर इसे भगा ही देते, और वास्तविकता भी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग जीतने के कगार पे ही था। जर्मनी, इटली और जापान, ये तो अमेरिका ने लास्ट मोमेंट पर हिरोशिमा नागासाकी को बम गिराया और जापान को बैकफुट पर होना पड़ा। तो जापान को बैकफुट पर होना पड़ा और फिर से घटनाएं जो है वो बदलना शुरू हो गई। तो मेरे प्यारे साथियों, द मेजर कॉजेस, गांधी जी कहते थे ये दोनों ही खराब ताकतें हैं। खराब ताकतें हैं मतलब बोले जहां एक और ब्रिटेन का प्रमुख उद्देश्य ही इंपीरियलिज्म है। इंपीरियलिज्म बोले तो साम्राज्यवाद है। साम्राज्यवाद का मतलब हुआ कि ये लोग किसी को भी अपना एम्पायर बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहां पर मतलब लोगों को धन लालच देना, फूट डालना, राज करना, ये कुछ भी कर सकते हैं अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए। वहीं और दूसरी तरफ जो है वो फांसीवादी ताकतें हैं। फांसीवादी ताकतों का मतलब हुआ कि वो अपने आगे डिक्टेटरशिप है, वहां पर कोई रूल रेगुलेशंस नामक चीज ही नहीं है, जहां पर इतनी बर्बरता पूर्ण तरीके से गैस चैम्बर्स में भर करके उस रेस के लोगों को केवल इसलिए खत्म कर दिया जा रहा था कि उनकी कोई गलती अभी तक भी जो प्रूवन गलती नहीं थी उसके लिए उनको मार दिया गया। तो कहने का अर्थ यह है कि वो जर्मनी के जैसी टीम को भी जिताना नहीं चाहते थे, वो तीसरा मोर्चा बनाना चाहते थे। तीसरा मोर्चा कि भाई हम जीत भी गए तो हम अपने दम पर जीतेंगे,
हम ना तो तुम्हारे सहयोग से और ना ही तुम्हारे सहयोग से, हम इसको देश को आजाद करना चाहते हैं। और यही कारण है कि भारत ने आजाद होते ही अपनी तरफ से किसी भी टीम को कभी ज्वाइन नहीं किया। भारत ने कहा हम आजाद हुए हैं और हम आजाद ही रहेंगे, हम किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे। अर्थात हम लोग जब शीत युद्ध के काल में दुनिया फंसी, जब यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे के कड़े दुश्मन बनकर के आमने सामने खड़े हो गए, तो उस समय भी मेरे प्यारे साथियों भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को फॉलो किया। ये गांधी जी के उस समय के दिए हुए हमारे वो थे, मतलब एक प्रकार से समझिए कि हमारे रूट में बसे हुए सिद्धांत थे। ठीक है ना? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम किसी की भी बात में नहीं आने वाले थे, ये बहुत पहले से डिसाइडेड था। अच्छा, तो फिर ऐसा क्या था कि हमने किस प्रकार से इस आंदोलन को चलाना निर्णय किया? तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों ये बात कंफर्म हुई, गांधी जी ने हर वर्ग को संबोधित किया इसके अंदर, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर, क्योंकि ये मालूम था उन्हें। क्या मालूम था? कि अकेले से ये कार्यक्रम नहीं होने वाला है, पूरा की पूरा भारतवर्ष जब इस आंदोलन में साथ होगा तब जाकर के आंदोलन परवान चढ़ेगा। तो इस स्थिति में उन्होंने सबसे पहले गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कहा, क्या कहा? कि आप अपने पदों से इस्तीफा मत दीजिए। दोबारा देखिए मेरे प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण है, अभी तक के आंदोलन से यह पैटर्न बिल्कुल अलग था। क्यों? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन हो या सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो, यहां पर स्वदेशी आंदोलन के समय विदेशियों की होली जलाई जा रही थी, अल्टीमेटली जल अपना ही धन रहा था। फिर इसके बाद सिविल डिसोबीडिएंट आंदोलन जब हुआ था मेरे प्यारे साथियों, असहयोग आंदोलन जब हुआ, इस समय लोग अपने पदों से इस्तीफा दे करके कि हम ब्रिटिश सरकार का काम नहीं करेंगे। बोले काम करिए, रिजाइन मत करिए, लेकिन याद रखिए कि आप अपनी लॉयल्टी जो है ना वो कांग्रेस के प्रति रखिएगा, ब्रिटिशर्स के प्रति मत रखिए। अर्थात इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह हुआ गवर्नमेंट सर्वेंट्स के साथ में बात की गई कि आप एक काम करिए कि आप लोग है ना अपना जॉब जो है वो करते रहिए, अपना जॉब करते रहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो पद पर बैठने का काम है वो करिए, लेकिन कल को आपके सामने कोई भारतीय आए या फिर कोई ये कहे कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर कांग्रेस के साथ हैं, तो आप उसका काम मत रोकिए। आप ये मत सोचिए कि आप अंग्रेजों की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, आप बैटिंग अब हमारी तरफ से करिए। इस तरह से उन्हें मोटिवेट किया गया, सरकारी कर्मचारियों को काम करने के लिए उत्साहित किया गया। ठीक है? अच्छा, सैनिकों से कहा गया कि आप लोग सेना के रूप में ही रहिए, ऐसा नहीं है कि नौकरी छोड़ छोड़ के घर चल दिए। और आपको मालूम होना चाहिए यहीं पर एक रिम म्यूटिनी पढ़ी जाती है, ठीक है ना? रॉयल एयरफोर्स की जो नेवी थी उसके द्वारा, रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा रिम म्यूटिनी की गई थी, जिसमें कि मतलब असल में कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन से ज्यादा प्रभावशाली था जो रॉयल इंडियन फोर्स के, इंडियन नेवी के जहाज के ऊपर जो लोगों ने आंदोलन किया था, सैनिकों ने आंदोलन किया था और ये कह दिया था कि हम भारत छोड़ो जैसे स्लोगन जो है वो भारतीय सेना के द्वारा लिख दिए गए थे अंग्रेजों के खिलाफ। मेरे प्यारे साथियों, वो जो म्यूटिनी थी उसने अंग्रेजों की सही मायने में नींव हिला दी थी, क्योंकि अंग्रेज अब तक अपने आप को लेकर के ये कन्विंस थे, क्या कन्विंस थे? कि भाई हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था 1857 के बाद बना दी है कि अब भारत के अंदर कोई भी सैनिक विद्रोह नहीं होगा। आपको याद होना चाहिए 1857 को अंग्रेजों ने यही माना था कि यह एक सैनिक विद्रोह था। तो अंग्रेजों ने लगभग 90 साल बाद हुए नेवी के अंदर सैनिकों के द्वारा किए गए विद्रोह को यह मान करके घबराहट में लिया कि यार अब हमारे हाथ से चीजें निकल रही हैं, क्योंकि लोग हम पर फेथ नहीं कर रहे हैं। तो यह अपने आप में कहते हैं कि ताबूत में कील की भांति कहा जाता है, आज ताबूत की आखिरी कील के रूप में कंसीडर की जाती है रिन म्यूटिनी, जो बाद में बताएंगे आप लोगों को। फिर जो मेरे प्यारे साथियों, सैनिकों के अलावा जो किसान थे, उन किसानों से कहा गया कि देखिए आप ऐसा करिए कि अपने जो भी किराए हैं उन्हें पूरा करिए, ठीक है? लेकिन उन जमींदारों को अपने किराए दीजिए जो जमींदार सरकार के खिलाफ हैं, मतलब अपने लैंडलॉर्ड्स, लैंड होल्डिंग्स, उनको किराया दीजिए जो सरकार के खिलाफ हैं। अगर वो गवर्नमेंट के साथ हैं तो रेंट मत दीजिए। देखिए एक बात आप लोगों ने नहीं देखी, यहां पर गांधी जी बहुत समझदारी से एक पॉलिटिकल गेम खेल गए। और वो क्या किया भाई, इन्होंने, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत समझदारी से काम किया। आपको मालूम है भारत उस समय एक बहुत बड़ी असुविधा से गुजर रहा था, और वो क्या था कि भाई साहब किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुआ करती थी। अब किसानों के ऊपर ज्यादती अल्टीमेटली करता कौन था? भाई अंग्रेज अधिकारी जमींदारों के माध्यम से ना कोई दिक्कत करवाता था। स्थायी बंदोबस्त के अंदर, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जमींदार नामक एक व्यवस्था बनाई गई थी जो किसानों से जब जोर जबरदस्ती करके कर्ज वसूला करती थी। लेकिन अब गांधी जी कह रहे हैं कि जो अंग्रेजों के साथ हैं जमींदार, उन्हें टैक्स मत दीजिए,
लेकिन जो हमारे साथ हैं जमींदार, उन्हें टैक्स दीजिए। इसका मतलब आपने जमींदारी प्रथा का तो उन्मूलन किया ही नहीं, आपने एक प्रकार से उन्हें भी अपने साथ में ले लिया और उनसे कहा कि जो हो रहा है वो चलने दीजिए। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट्स को समझाया गया, क्या समझाया गया? आप पढ़ाई मत छोड़िए, क्योंकि पढ़ाई ही है जो आपके अंदर प्रॉपर कॉन्फिडेंस देती है। देखिए क्या था, गांधी जी के बारे में कहते हैं कि गांधी जी ने हर आंदोलन को बीच में इसलिए रोका क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई भी आंदोलन बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। यदि किसान किसानी छोड़ करके, खेती छोड़ करके आंदोलन में जुट गया, आदमी सरकारी नौकरी छोड़ के आंदोलन में जुट गया, या फिर शिक्षक विद्यार्थी जो है वो छोड़ करके उसमें लग गया, तो देश की तरक्की स्वतः ही रुक जाएगी। और यदि देश की तरक्की नहीं रुकी तो फिर ये लोग स्वतः ही आंदोलन छोड़ के चल देंगे और आंदोलन कमजोर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आंदोलन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो लोग काम में हैं वो काम करते रहे। आज जैसे किसान आंदोलन की बात करें तो आज किसानों ने एक बहुत जबरदस्त चीज कर रखी है, आपने नोटिस किया हो, किसानों ने एक बहुत समझदारी वाला काम किया है। और वो क्या है, गांधी जी का एक प्रकार का मतलब तरीका उन्होंने यूज किया हुआ है। उन्होंने हाईवे का केवल एक तरफ का रास्ता रोका हुआ है ताकि वाणिज्य भी चलता रहे। हाईवेज दिल्ली जाने वाले उन्होंने कहीं कहीं पर इस तरह से ब्लॉक किए हैं कि पूरी तरह से उनको मालूम है, पूरी तरह से उन्होंने ब्लॉक नहीं किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे साथियों कि किसानों ने इस प्रकार का तरीका अपनाया हुआ है वर्तमान में भी, जिससे कि असुविधा तो हो लेकिन वो सूचनात्मक रूप से हो, पूर्ण असुविधा ना हो। और आज जो टावर तोड़े हैं वो तो भैया स्वदेशी की तरह होली जलाने वाली बात है ना। हाँ जी, ठीक इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, जो राजघराने थे उनसे कहा गया कि आप लोग हमारे अपने अपने राज्यों के अंदर जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं उन्हें खड़े होने दें, उनका दमन ना करें। आप सबसे प्रिंसली स्टेट्स के साथ निवेदन है कि उन लोगों के साथ गलत ना करें, ठीक है ना। तो यह वो तरीका था जिसके थ्रू गांधी जी ने लोगों को एक प्रकार से मोटिवेट किया कि क्या क्या करना चाहिए। फिर आप पूछेंगे इसका रेस्पॉन्स क्या निकला। मैंने कहा भाई इसका रेस्पॉन्स तो बहुत ही खास था। बोले कैसे? गांधी जी जितने भी बड़े नेता थे, गांधी जी थे और गांधी जी के साथ साथ जो बड़े नेता थे, नेहरू जी, पटेल जी, इनको दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने पहले दिन तो घोषणा करी है और दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब यहां पर एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली जिसका कि अंग्रेजों को भी इंतजार वो था, मतलब अंदाजा नहीं था। उनको लगता था कि आंदोलन जो होता है वो केवल नेताओं से चलता है, इसलिए उन्होंने बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। बोले यही लोग नेता लोग हैं जो कि लोगों को भड़का रहे हैं, है कि नहीं। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कश्मीर के पत्थरबाजों को रोकना होता था तो भारत सरकार ने 370 हटने के बाद नेताओं को अंदर डाल दिया कि बेटा तुम ही हो जो दुनिया को भड़काते हो, चलो तुम्हारी छुट्टी करते हैं। लेकिन अगर आप लोग देखें, हाँ जी, लेकिन आप लोग देखें तो जैसे ही इनको गिरफ्तार किया कश्मीर के अंदर एकदम पूर्ण शांति की व्यवस्था स्थापित हो गई। तो लोगों को भड़काने वाले नेता थे, अंग्रेजों को लगता था कि नेता ही हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं। नेताओं को साहब अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया कि चलो साहब जेल चलो। लेकिन अब पता है क्या होता है? अब होता यह है कि नेताओं की गिरफ्तार करने के बाद में नए नेता निकल आते हैं, नए नेता निकल आते हैं और तब आते हैं आपके जेपी, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, जिनकी वजह से आज आपके बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर लंबे समय से जो पार्टी चल रही है वो उन्हीं की लीगेसी है। मेरे प्यारे साथियों, ये यंग लीडर निकल के आते हैं और इसी प्रकार से महिला लीडरों में निकल के आती हैं अरुणा आसफ अली, जिन्होंने लीडरशिप के अंदर आए हुए इस वैक्यूम को धारण किया। मतलब जो एक निर्वात की परिस्थिति बन गई थी ना कि अब क्या होगा, क्योंकि ये सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए, अब इन्होंने मास को मूव किया और ऐसी स्थिति में कहते हैं कि लगभग 1 लाख लोग तो इस मूवमेंट के अंदर गिरफ्तार किए गए थे। आप इससे अंदाजा लगाइए। और ये प्रयास किया गया था कि किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो और लोगों के ऊपर लाठी बरसाई गई, सब कुछ किया गया, लेकिन सब लोग टूटे नहीं और विरोध प्रदर्शन में सड़कों पर उतर आए। ऐसा कहते हैं कि ना तो कोई बच्चा छूटा इस आंदोलन से, ना कोई महिला छूटी। लगभग 10,000 लोग ऐसे थे जो कि पुलिस की फायरिंग में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान मारे गए थे। मतलब इतनी बड़ी चीज थी। लेकिन सबसे बड़ी और जो रिमार्केबल चीज है वो ये कि अंग्रेजों के लाख चाहने के बावजूद भी भारत में कोई कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ था, कोई भी सांप्रदायिक उन्माद नहीं हुआ।
उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। इवन कांग्रेस को पूरी तरह रद्द कर दिया गया। यह कहा गया कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, इसको बैन कर दीजिए। कांग्रेस को एक इलीगल पार्टी घोषित कर दिया गया, सारे नेताओं को जेल डाल दिया गया। और इवन गांधी जी जो 1942 में गिरफ्तार हुए, 1944 में जाकर रिहा किए गए कि नहीं, और वो भी हेल्थ ग्राउंड्स पे, गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं थी तब जाकर के रिहा हुए। तो ऐसी में मेरे साथियों ये जो चीज निकल करके आई, ये जो ज्वाला थी, इसने अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये कैसे सारा काम लोगों ने किया। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां पर लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रदर्शन किए, अपने अपने तरीके से। जैसे कहा जाता है कि अरुणा आसफ अली जो थी, इन्होंने अपना ही वो चला लिया था, मतलब अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन टाइप से चला लिया था, ठीक है ना। और मतलब नेताओं ने अपने अपने तरीके निकाल लिए थे। ठीक इसी प्रकार से कुछ पार्टी ऐसी भी थी जहां पर मतलब लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। कुछ पार्टी ऐसी भी थी जो कि इसके अंतर्गत मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट को जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, जिसमें मुस्लिम लीग का नाम आता है, हिंदू महासभा का नाम आता है। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन यहां पर जान लेना जरूरी है कि जो मुस्लिम लीग थी वो ब्रिटिशर्स के भी फेवर में नहीं थी। उनका तो मकसद ये था कि हमें ना तो आपसे मतलब है, ना हमको इनसे मतलब है, हमें तो दोनों ही जगह से मतलब नहीं है, इसलिए हमें अलग देश बनना है। और जब हमें अलग देश बनना है ना, तो ऐसी स्थिति में हमको आप दोनों से क्विट इंडिया मूवमेंट खेलना है। हमको तो क्विट इंडिया, हमको इंडिया छोड़ के भागना है। तो ऐसी स्थिति में लीग अपने ही परेशानी में परेशान थी। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि जिन्ना ने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया था कि भाई, इसलिए मतलब जिन्ना के बारे में कहते हैं कि जिन्ना ने अंग्रेजों से यह कहा था कि भैया अगर आप लोगों को हमारी तरफ से, और ये बहुत बड़ी बात भी है, आपको समझनी होगी कि जब जिस भी प्रकार की म्यूटिनी हुई थी, इन सभी में इन सारे नेताओं को यह पता था कि अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यदि ये एक बार के लिए ये मानने को तैयार हो जाए कि नेताओं के भड़काने पर सेना भड़क रही है, तो भविष्य में सेना हमेशा नेता का इंतजार करेगी। इसलिए इनमें से किसी भी नेता ने सेना को भड़काने का कार्य नहीं किया। आपने सुना होगा, मैंने पीजेंट बोला, मैंने स्टूडेंट बोला, मैंने वर्कर बोला, लेकिन मैंने आर्मी नहीं बोला कि आर्मी से क्या कहा गया। मैंने ये कहा जरूर कि आर्मी से कहा कि आप जिस पे हैं वो पद पर बने रहें, उनको भड़काया नहीं गया। क्यों? क्योंकि देश तो आजाद होना ही था, और देश आजाद होना था। और बाद में अगर पाकिस्तान जैसे हालात अपने हो जाते, आए दिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर क्या होता, फिर पाकिस्तान जैसे ही यहाँ पर आंदोलन होते, यहाँ पर लोग जो है वो क्या बोलते हैं, तख्ता पलट करते रहते। तो वो सारी परिस्थितियों को समझदारी से उस समय समझा गया था। मेरे प्यारे साथियों, यहीं पर इसी समय सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। सी राजगोपालाचारी जो थे, जिन्होंने मेरे प्यारे साथियों कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए मेरे प्यारे साथियों पूरी तरह से मोर्चा संभाल करके रखा। ऐसे बहुत सारे काम थे जिनको कि यहां पर देखा गया, जैसे ब्यूरोक्रेसी ने मेरे प्यारे साथियों अंग्रेजों के लिए काम करना बंद कर दिया। ये सारे की सारी चीजें चलने लगी। बहुत से जगह ऐसी हुई जहां पर समानांतर सरकारें चलने लगी। समानांतर सरकारों का मतलब होता है कि भाई अंग्रेज जो है वो पूरी की पूरी सिस्टम चलाते हैं, टैक्सेशन वसूलना, लोगों को पुलिसिंग करना, सुरक्षा की व्यवस्था करना, कोई भी व्यक्ति आ रहा है उसके लिए मदद करना, चिकित्सा सुविधाएं देना। तो लोगों ने अंग्रेजों जैसा खुद का सिस्टम बना दिया। जैसे बलिया, तामलुक और सतारा, ये 3 जगह थी जहां पर समानांतर सरकारों की, और ये सवाल मतलब बहुत बार पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों, है ना। बलिया, तामलुक और सतारा ये वो जगह थी जहां पर लोगों ने पैरेलल गवर्नमेंट्स का निर्माण कर दिया था कि भाई हम अपनी सरकार चलाएंगे, अंग्रेजों की सरकार से लेना देना हमें बिल्कुल नहीं है। ऐसा कहते हैं कि ये जो पूरा मूवमेंट है ये 1944 तक चला था, और यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मिदनापुर, कर्नाटक ये प्रमुख क्षेत्र थे जहां पर जाकर के यह पूरी तरह से प्रभावित किया था। यानी कि लगभग पूर्ण भारत भी कहा जा सकता है, लेकिन हाँ फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन स्टेट्स के अंदर यह प्रभावित किया था, और इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक था। ठीक है साथियों, तो अब कहते हैं कि इसका कोई फायदा भी हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ। लोगों के अंदर एक जागृति आई, लोगों ने यह निर्धारित किया कि जी हाँ, अंग्रेजों को हमें छोड़ करके जाना चाहिए, और अंग्रेज भी इससे काफी भयभीत हुए। और ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के द्वारा भारत में बहुत सारे फिर प्रयास किए गए, बहुत सारे चरण जो है वो उपयोग में लिए गए। जैसे मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रमुख चरणों के अंदर 1944 के अंदर योजना में ली जाती है सी राजगोपालाचारी योजना। इसे कहते हैं CR फॉर्मूला। इसके अंतर्गत क्या हुआ था साथियों, ऐसा हुआ कि कांग्रेस और लीग जो है वो आपस में इस बात से जूझ रही थी। लीग ये कहती थी कि भैया हमें अपना अलग देश चाहिए। कांग्रेस कहती थी कि भाई हम आपको अलग देश तो नहीं दे सकते, क्योंकि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो हम भी करते हैं,
और अगर हम ऐसा कर देंगे तो फिर यहां पर दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। तो फिर कहते हैं राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है इनके बीच में कुछ बातों को लेकर के सेटलमेंट करने की बात करी, और उसमें कहते हैं कि यदि मतलब इनमें सीआर फॉर्मूला कहा जाता है इसे, राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग को आश्वस्त किया कि हम आपकी स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेंगे यदि आप मतलब अंतरिम सरकार के निर्माण में कांग्रेस का सहयोग करें। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि आपको मालूम हो तो 1916 के अंदर जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, तो लखनऊ पैक्ट के अंदर भी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से कहा था कि हम आपके खिलाफत मूवमेंट में साथ देंगे यदि आप हमारे साथ में अंग्रेजों का विरोध करें। वैसा ही राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करने के बदले उनसे कहा कि हमें अंतरिम सरकार बनने तक साथ दीजिए ताकि एक बहुसंख्यक रूप से अंग्रेजों का हम सामना कर सकें। और यह कहा गया कि भाई हम ऐसा कर लेंगे कि आप लोगों के लिए देश तो हम एक ही रखेंगे, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि भाई अलग पाकिस्तान हो जाएगा या हिंदुस्तान हो जाएगा। हम ऐसा करेंगे कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां पर कार्य करने के लिए आपका ही एक आयोग स्थापित कर दिया जाएगा, और जब देश आजाद हो जाएगा तब वयस्क मतगणना के आधार पर, अडल्ट सफरेज के आधार पर हम यहाँ के निवासियों से पूछ लेंगे कि कौन कहां जाना चाहता है। अगर वो अलग होने की बात करते हैं तो उन्हें अलग कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप लोग हमारे साथ आ जाइए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम आपके सामने इस प्रकार का व्यवहार कर रहे होंगे कि मतदाताओं को समझा रहे होंगे कि इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में, तो ऐसी स्थिति में हम आपको और अपने आप को यानी कि मुस्लिम लीग को भी और कांग्रेस को भी, इवन जो भी रीजनल पार्टी होंगी उन सबको चुनाव प्रचार करने का पूर्ण मौका देंगे। ऐसी स्थिति में अगर तब भी जाकर के बंटवारा हो जाता है तो कोई बात नहीं, तो हमारा जो डिफेंस है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो ट्रेवल है यानी कि जो इधर से उधर जाने का जो हमारा यातायात है, इन सबको तो हम कॉमन रूप से चलाएंगे और आप लोग अपना अपना देश चला लेना। यानी जिस प्रकार से आज राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों का जो डिफेंस व्यवस्था है वो तो केंद्र ही संभालता है, वो किसी राज्य के अधीन थोड़ी है। ना संचार राज्य के पास है, ना परिवहन राज्य के पास है, रेलवे केंद्र की होती है, डिफेंस केंद्र की होती है, विदेशी संबंध केंद्र के होते हैं। तो राजगोपालाचारी ने भी यही कहा कि देखिए ऐसी बात है, अगर आपको लगता है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व आपको करना है, कर लेना, अपना राज्य बना लेना, कर लेना। हम लोग केवल एक ऐसा जो दोनों के हित में होगा वो कार्य कर लेंगे, और ये काफी अच्छा वो माना जाता है, मतलब सलाह मानी जाती है। लेकिन साहब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको मानने वाला कौन था? तो साहब इस बात को मानने के लिए गांधी जी ने इस बात के लिए काफी ज्यादा प्रयास किया कि भाई आप अगर मान जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन साहब फिर वही बात कि जो जिन्ना थे वो इस बात से समर्थन से प्रयास मतलब वो नहीं थे कि नहीं साहब मुझे तो इंडिपेंडेंट ही अपनी सेना चाहिए, अपना कम्युनिकेशन, अपने ही सब कुछ प्रयास चाहिए, तभी जाकर के मैं देश को मतलब अब मैं आप लोगों को अपना समर्थन दूंगा। तो भाई अब इस प्रकार का ये जो पूरा कार्य था ये फेल मार गया, और जब फेल मार गया तो सब अब बड़ी सवाल ये बना था कि भाई अब क्या किया जाए। तो कहते हैं कि जब भाई अंग्रेजों के द्वारा ये देखा गया कि भाई इंडिया के अंदर ना तो मुस्लिम लीग और ना ही कांग्रेस अपना अपना व्यक्ति रिप्रेजेंटेबल के रूप में दिखा रही है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, कांग्रेस अंत तक इस प्रयास में रही थी, क्या रही थी कि भाई कैसे ना कैसे करके हम पूरे देश के जितने भी देशवासी हैं उनका प्रतिनिधित्व करें। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि भाई अगर हमारे देश के अंदर मुसलमान भी हैं तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी कांग्रेस में हो। यही कारण है, अगर आपको याद हो तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब मौलाना अबुल आजाद, क्या नाम था, अबुल कलाम आजाद जो था, उनको इसीलिए बहुत सारे मौकों पर प्रतिनिधित्व करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कांग्रेस को भेजा जाता था, ताकि अंग्रेजों को बताया जा सके कि कांग्रेस केवल हिंदुओं की पार्टी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो जिन्ना थे ये अपने लोगों को समझाने का प्रयास करते थे कि भैया देखो इसमें मेजॉरिटी जो लोग हैं वो हिंदूवादी हैं, इसलिए कांग्रेस हमारा समर्थन कभी भी नहीं कर सकती। ये सारे काम चल रहे थे। तो मेरे प्यारे साथियों, 14 जून के दिन जब ये सब युद्ध बुद्ध समाप्त हुआ तब वेवेल जो हैं वो अपनी एक प्लान लेकर के आए और उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा ऐसा है कि हम लोग सब मिलकर के एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन करते हैं, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर हम लोग ऐसा करेंगे कि आपके जितने भी दल हैं इनके प्रतिनिधियों को हम वहां पर आने का मौका देंगे, और जो वायसराय है उसके पास में
मतलब जो सैन्य प्रमुख है और वायसराय है, कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो उनके पास होंगी। इसके अतिरिक्त बाकी जितनी भी सेवाएं हैं वो आप लोगों के साथ में करके डिस्कस कर ली जाएंगी। तो ये बात को लेकर के साहब एक मतलब वेबल योजना निकल करके आती है। इस स्थिति में कार्यकारिणी परिषद के अंदर यह निर्धारित किया गया कि मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो है वो हिंदुओं के बराबर रखी जाएगी। कार्यकारिणी जो परिषद होगी ये एक राष्ट्रीय सरकार के समान होगी, जो कि अंतरिम सरकार कहलाएगी। अर्थात अब अंग्रेज जाने वाले हैं और देश आजाद होने वाला है, इस प्रकार की एक सरकार का निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो गवर्नर जनरल है उसका वीटो समाप्त नहीं किया जाएगा। वीटो का मतलब है गवर्नर जनरल पूरी की पूरी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके निर्णय को कभी भी बदल करके फेंक सकता है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो सारी की सारी घटनाएं हुई थी ऐतिहासिक रूप से ये समझाती हैं कि किस प्रकार से देश जो है वो आजादी की राह पकड़ रहा था। यानी कि अंग्रेज अब इस बात पर सहमत होने लगे थे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, लोगों से पूछा भी जाता है कि क्या कारण था कि अंग्रेज विश्व युद्ध जीतने के बावजूद भी भारत छोड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। तो इसके बाद में आंसर कहा जाता है कि अंग्रेजों के पॉकेट में अब इतना पैसा नहीं बचा था कि वो इंडिया जैसे बड़े देश को चला सके, क्योंकि युद्ध तो जीता था लेकिन युद्ध के अंदर वास्तविकता में सबकी हार हुई थी, क्योंकि सबने केवल युद्ध के अंदर विजेता का पद तो धारण किया था लेकिन वार इंडेमनिटी बहुत ज्यादा थी, कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा थी। ऐसी स्थिति में जीता सही मायने में कोई भी नहीं था। हर देश बहुत करोब खराब हालत में पहुंच चुका था। ठीक है ना। तो अब ये एक परिस्थिति बनती जा रही थी और कांग्रेस नेताओं को रिहा करने के लिए बात की गई और शिमला के अंदर एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने की बात की गई। जब ये बात निकल करके आई तो स्वाभाविक सी बात है कि हर आदमी चाहेगा कि भाई साहब हमारा प्रतिनिधित्व कौन करे। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुस्लिम लीग पूरी तरह तैयार हो गई कि हम ही हैं, मुसलमानों के नेता धेता जो भी हैं करता धरता हम ही हैं। लेकिन साहब फिर यहाँ पे कांग्रेस ने एक गजब का काम कर दिया, और वो क्या है, कांग्रेस ने अपने नेताओं में अबुल कलाम आजाद को भेज दिया, सरदार पटेल भेज दिए, खान अब्दुल गफ्फार खान भेज दिए गए। अब साहब मोहम्मद अली जिन्ना, नवाब इस्लाम, लियाकत खान, अब्दुल रब निश्तर ये मुस्लिम लीग से चले गए। अब हो क्या गया, यहां पर साहब परेशान हो गई। कौन परेशान हो गई? कांग्रेस परेशान हो गई, सॉरी अंग्रेज परेशान हो गए और मुस्लिम लीग परेशान हो गई कि भाई इनसे कहा गया था कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आएगी, लेकिन यहां तो मामला उल्टा है। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर अच्छा, गांधी जी अपने फुल टशन वाले आदमी थे। देखिए अगर आपने देखा हो, गांधी जी ने पूरा अपना जो है ना वो मतलब सर्वोच्च नेता वाला पद बना के रखा हुआ था कि राष्ट्रपिता की वो रिहर्सल बहुत लंबे समय से कर रहे थे। अगर आपने फीलिंग लिया हो कि भाई कल को तो नोट पे ही छपना है अपन को, तो नोट पे छपने के लिए उन्होंने ना तो संविधान निर्माता जो सभा थी ना उसमें पार्टिसिपेट किया था। अगर आपको याद हो कि जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब गांधी जी उसमें नहीं थे, ना ही किसी इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ना ही राष्ट्रपति का चुनाव, ना ही किसी चीज का। बोले तुम लोग तो 5-5 साल के लिए बनोगे, लेकिन बेटा हम लोग जो मैं जो बनना चाह रहा हूं वो अलग चीज है। मतलब मैं नोट पे आना चाह रहा हूं, पीढ़ियां बदल जाएंगी लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। वो मतलब अलग ही लेवल का गेम खेल रहे थे। अब सोचो गांधी जी शिमला में उपस्थित तो हैं लेकिन शिमला समझौते में नहीं गए हैं। बड़ी बात है भाई साहब, राष्ट्रपिता मतलब तुम बच्चे हो मेरे की, बेटा चलो तुमको जो करना है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। जो लोग पद लोलुपता में बोले मेरे बिना कोई भी काम होगा नहीं लेकिन मैं कहीं भी रहूंगा नहीं, तो ये बात मेरे प्यारे साथियों गजब थी। यहां पर साहब बहुत अच्छे से सब लोग गए, लेकिन सबसे बड़ी बात मुस्लिम लीग अड़ गई कि हम तो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। झगड़ लिए साहब, और झगड़ लिए तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत कम्युनल जो मतभेद है वो निकल करके सामने आया कि भाई हम लोग अपना प्रतिनिधित्व चाहते थे, कांग्रेस ने हमारे साथ चीटिंग करी, तो शिमला वार्ता बेनतीजा रही। तो ऐसी स्थिति में लीग और कांग्रेस के साथ में सेटिंग ना बैठने के कारण शिमला वार्ता पूर्ण रूप से असफल कंसीडर की गई। ठीक है ना। तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों वायसराय ने खुद ने कहा कि ओके सर थैंक यू, कुछ भी नहीं हो पाएगा, चलने दीजिए, जाने दीजिए। अब यहां पर क्या होता है साथियों, भारत के अंदर आम चुनावों को लेकर के वेवेल ने इंग्लैंड में जाकर के वहां के जो चर्चिल थे उनसे बातचीत करी और उनसे पूछा कि देखिए अब बात जैसी भी है, आपने जो वेबल प्लान दिया था ना शुरुआत में, उसके अनुसार भारतवासियों से कहो कि वो चुनाव के लिए तैयार हो जाएं। बात ठीक है कि प्रतिनिधित्व में कौन किसका करेगा देखा जाएगा, लेकिन अंतरिम गवर्नमेंट बनाने की तैयारी करो। मेरे प्यारे साथियों चुनाव होते हैं, कुछ पद सबके लिए आरक्षित रखे जाते हैं, चुनावों का नतीजा आता है, 1585 सीटों पर चुनाव होता है, कांग्रेस कुछ सीट जीतती है, कुछ लीग सीट जीतती है, जीत करके जो लोग निकल करके आते हैं फाइनली उन्हीं के परिणाम स्वरूप मेरे प्यारे साथियों एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। तो यहां तक के लिए आज इतना ही काफी है। कैबिनेट मिशन के साथ साथ आजादी आपकी कल करवा देंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए इतना, क्योंकि नॉन स्टॉप 30 मिनट तक आपको मैंने कहानियां सुनाई है।
ठीक है, चलिए मस्त रहिए। ये पीडीएफ कहीं से डाउनलोड हो जाएगी। पूरी कहानी थी, सीक्वेंस में कहानी सुनी है आपने? हाँ, कल लास्ट क्लास हो जाएगी। चलिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए। कल इस पर मैं प्रश्न भी करा दूंगा आप लोगों के, ठीक है? और जो भी साथी मेरे क्या कहते हैं उसको, रेफरल कोड अंकित 10 लेकर के, क्योंकि 31 है और फिर प्राइस हाइक हो जाएगा, जो भी लेना चाहें यूज कोड अंकित 10, ठीक है? एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर लीडर बोर्ड दिखा दो, क्या करोगे? चलिए, खुश? कोई समस्या, पानी, दिक्कत कोई हो तो बताएं। थोड़ा और सुनाएं स्टोरी। बेटा स्टोरी की भी एक सीमित समय होता है, अगर ज्यादा देर तक स्टोरी चल गई तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। है कि नहीं? सुदीप्त, करते हैं भाई, कुछ प्लान करते हैं। अमिया सेठी, सही है बेटा। चलिए मस्त रहिए बच्चों, पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, और कल का दिन आपका बहुत शुभ हो, इस शुभकामना के साथ में, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है। उम्मीद है आप में से कुछ लोग तो शायद रात को ही सेलिब्रेट कर लेंगे, लेकिन मैं तो रात को सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपकी क्लास तैयार करनी है, सुबह जग करके पढ़ाना है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए, ठीक है ना? तो कल सुबह करंट की क्लास में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।